हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांत। तो कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% हो गया है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। साइंस में से 40 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फिजिक्स से अगर मैं डेडिकेटेडली बात करूं तो आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो शायद 3 से 5 होंगे, मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, 3 से 5 तो डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि एक एक मार्क के तो आने ही आने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या होने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी में? सबसे पहले आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज होती है जो सेक्शन ए में होती है। सेक्शन ए में 20 सवाल होते हैं और वो सब एक एक मार्क के होते हैं। उनमें से 1 से 16वां नंबर पे जो भी सवाल होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर फिजिक्स की तरफ से 2 सवाल आते हैं तो 3 सवाल मैक्स टू मैक्स आते हैं। उसके बाद होती है एसेशन रीजनिंग, जो आखिरी 4 सवाल होता है केस बेस्ड, आखिरी जो 4 सवाल होता है सेक्शन ए में 1 मार्क का, वो एसेशन रीजनिंग का होता है। उसमें से 1 सवाल मैंडेटरी है फिजिक्स का। ठीक है, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है। फिर होती है आपकी केस बेस्ड क्वेश्चंस जो सेक्शन ई में आती है, वो होती है 4 मार्क्स की। ठीक है, वो फिजिक्स से एक मैंडेटरी है, आना ही आना है। और उसके अलावा जो बीच में जो सेक्शन बी सी डी होते हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सवाल, उनमें से कहीं ना कहीं पे भी एक सवाल एक सवाल हो जाता है आपके कॉम्पिटेंसी का फिजिक्स में से। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिल गया आपको। 4 वैराइटीज मिल गई है, एमसीक्यूज मिल गया है, सेशन रीजनिंग मिल गया है, सब्जेक्टिव मिल गया है और केस बेस मिल गया है। तो 4 वैराइटीज मिल गए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही ये चारों वैराइटीज करने वाले हैं। तो पहले जो 7 सवाल होंगे वो डेडिकेटेड होंगे 1 मार्क के एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद जो 7 सवाल होंगे वो डेडिकेटेड होंगे आपके एसेशन रीजनिंग के लिए। फिर होंगे 4 सवाल जो होंगे डेडिकेटेड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। और आखिरी 2 सवाल होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 सवाल आने वाले हैं आपके, जो कॉम्पिटेंसी होता है। क्योंकि देखो, एमसीक्यूज में ऑप्शन होता है, सेशन रीजनिंग में ऑप्शन होता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए क्वेश्चंस को घुमाना पड़ता है और वही घुमा फिराकर आपको सवाल में डिफिकल्टी आती है और जहां आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आज बेटा, आज इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ये पूरा का पूरा हम सोल्यूशन करने वाले हैं, समझने वाले कि कहाँ गलती नहीं करनी है। अगर आपके सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और उसके अलावा अगर आपको लाइट और ह्यूमन आई और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम सेशन चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो में 200 कमेंट्स हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट डेडिकेटेडली। ठीक है, अब उसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, बट ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको इसके अलावा और प्रैक्टिस करनी है, यू नो इट, है ना, यू नो इट कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, 50% कॉम्पिटेंसी करना है, लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है और सोल्यूशंस भी चाहिए, तो बेटा हमने आपके लिए पीडीएफ में 3 टेस्ट पेपर्स पर सब्जेक्ट लाए हैं आपके लिए। हम साइंस हो जाए, एसएसटी हो जाए, बेसिक्स मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का हमने टेस्ट पेपर्स आपके लिए लाए हैं विथ फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, फॉर एब्सोल्युटली जीरो फीस, आपको बस साइन अप करना पड़ेगा। ऑलरेडी साइन अप और वेदांतों में, तो फिर आप सीधा वो पीडीएफ ले जा सकते हो। ठीक है, तो जाइए, एंजॉय करिए। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ऑन ए डेली बेसिस हम अपने सेशन के नोट्स को अपडेट करते हैं अलॉन्ग विथ हमारे फेमस सेशंस के प्लेलिस्ट और साथ ही साथ आपके नोट्स के साथ। वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज नोट्स और सेशन वाइज नोट्स हमने अपडेट करना शुरू कर दिया है और वो जो शीट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो शीट डेली बेसिस में अपडेट होती जाएगी। हर दिन के सेशन के नोट्स आपको वहीं पे मिलते जाएंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अगेन, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हमने सॉर्ट आउट कर दिया आपके लिए। तो जाइए, एंजॉय करिए। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन राइट नाउ। तो चलिए भाई साहब, ठीक है, तो हियर वी गो। तो आगे बढ़ते हैं और 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि भाई क्या क्या सवाल आपके आने वाले हैं बोर्ड्स में। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारे 7 सवाल 1-1 मार्क के हैं, तो कोशिश करिए कि आप मुझसे पहले जवाब दें। अगर दे पाते हो तो चैट में स्पैम करें, नहीं दे पाते हो तो कमेंट से मुझे बता देना और वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करना कोशिश कर सकते हो, कोई इशू नहीं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत बार आ चुका है। स्टूडेंट प्लॉट्स वीआई ग्राफ। आपको यहाँ पर देखिए कि भाई एक वीआई ग्राफ है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक वीआई ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में तो दिया गया कि भाई ये वीआई ग्राफ है, लेकिन है तो ये आईवी ग्राफ है। अब बहुत लोगों की नज़र इस पर जाएगी नहीं कि ये आईवी ग्राफ है ना।
तो नज़र जाना बहुत ज़रूरी है कि ये आई वी ग्राफ है, वी आई ग्राफ नहीं है, ठीक है। सवाल में वी आई बोल दिया, मतलब वोल्टेज करंट बोल दिया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में वाई एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है। इसी वजह से सवाल दिया जाता है क्योंकि बच्चे देख ही नहीं पाते ये चीज़। अब for three sample resistors of nichrome wire with resistance of R1, R2 and R3, choose from the following the statement that holds true for this graph। तो इसमें कौन सा जो चीज़ है वो सही बताया जा रहा है, ये हमको पता करना है। अब सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे R3 के बारे में, तो R3 में अगर आप देखोगे तो आपका जो वोल्टेज है वो इतना सिर्फ इतना ही बढ़ा है, ठीक है। सिर्फ वोल्टेज आपका इतना ही बढ़ा है, लेकिन करंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और वहीं R1 की बात करेंगे तो R1 में वोल्टेज हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन करंट जो है R3 जितना बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज के बढ़ने के बावजूद, आपके R3 वाले से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने के बावजूद भी करंट उतनी नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो R1 है वो R3 से ज़्यादा है ना। तो ये इसका कंक्लूजन आता है, तो उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सो R1 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन R3, ठीक है। R1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन R3, ये समझ में आ गया। अब हम R2 की बात करते हैं। R2 अगर हम देखेंगे तो R2 का वोल्टेज हमने पूरा एंड तक बढ़ा दिया है, पूरा मैक्सिमम कर दिया है, लेकिन R2 का जो करंट है वो इन तीनों में से सबसे मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए करंट इतना कम है वोल्टेज इतना बढ़ाने के बावजूद। तो R2 यानी कि आपके R1 से भी ज़्यादा बड़ा है, तो R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3 इसका सही जवाब होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है यहाँ पर, है ना बच्चों। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने मुझसे पहले जवाब दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2। A cylindrical conductor of length L and uniform area cross section A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length 2L is। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ मान लो L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब एक और कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल सेम है, ठीक है। मतलब नहीं इसको द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर, अच्छा द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर हमें निकालना है, यानी कि एरिया किसी और कंडक्टर की हमें निकालनी है जब इस पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर का मटेरियल सेम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन लेंथ 2L है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ईजियर बैठ जाता है ना, इस वजह से वहाँ पर लिखने में वो तकलीफ होती है पीपीटी में, इसलिए मैंने यहाँ पर खोल दिया। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मुद्दा अगर हम थोड़ा सा गौर से फरमाएंगे, सो यू विल फाइंड आउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है ना, रेजिस्टिविटी रो है और एरिया A है। ये हो गया आपका कंडक्टर नंबर 1। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी? इसकी रेजिस्टेंस आएगी भाई R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जो आप जानते हो, बहुत सिंपल से आप जानते हो इस चीज़ को क्लियरली। अब वहीं पे एक और क्या कहते हैं कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है वो 2L हो गया है, डबल हो गया है। रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम है ना, इसलिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन हमें अब अभी यहाँ पर एरिया निकालना है, तो वो प्रॉब्लम हो गई और ये हो गया हमारा कंडक्टर नंबर 2। निकाले फिर कि एरिया कितनी है, चलो अब निकालते हैं भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं, जो हमारा नया रेजिस्टेंस है इसको हम R2 बुला देते हैं और इसको हम R1 बुला देते हैं। इन दोनों के बीच में हम एक रेशियो निकालते हैं, ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए। तो R1 अपॉन R2 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रो1 L1 अपॉन A1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और ये हो गया रो2 L2 अपॉन A2, ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, रो L अपॉन A, कुछ नहीं किया हमने। और हमें यहाँ पे पता है कि भाई रेजिस्टिविटी तो दोनों की इक्वली है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। हाँ, अब हमें देखना है कि भाई लेंथ का क्या इशू है। लेंथ L1 तो L1 ही रहेगा, लेकिन L2 जो है तो ट्वाइस ऑफ L1 है। L2 जो है आपके लेंथ, पुरानी लेंथ का डबल हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा A1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2L1 डिवाइडेड बाई A2। तो इसमें भी L1 और L1 कट गया, अब बचा आपका A1 2 और A2 बच गया, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बच गई आपकी, ये A2 ऊपर आ जाएगा, 2A1 नीचे रहेगा, सो A2 डिवाइडेड बाई 2A1, ठीक है। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचा, आपके पास फाइनल फॉर्मूला बचा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 ही है ना भाई कि कुछ और है, A2 अपॉन 2A1, हाँ ठीक है। तो A2 अपॉन 2A1 आपके पास लास्ट में बच गया। अब अगर आपने गौर फरमाया हो, मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई दोनों केसेस में रेजिस्टेंस भी सेम है, ये भी बोला गया है सर्किट में, है ना, क्वेश्चन में बोला गया है। तो रेजिस्टेंस भी तो कट जाता है, तो बचा क्या यहाँ पे 1/1 बचा इज इक्वल टू A2 अपॉन 2A1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2A1 अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो कितना बन जाएगा,
तो मेरा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2A1 ऊपर आ जाएगा 2i ऑफ A1। तो भाई आपकी जो सेकंड कंडक्टर की एरिया है वो आपके पहले कंडक्टर के एरिया से दुगनी हो चुकी है। ये है जो हम इसमें इस सवाल में समझ सकते हैं बहुत क्लियरली। करेक्ट है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें जो बोला गया भाई उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। हाँ, अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये सवाल भी आपको एक ही मार्क्स के लाता है, उससे कम के लिए नहीं आता है, क्योंकि अगर इसी वजह से आपको सीधा रेशियो निकालने की जरूरत है। रेशियो निकालोगे तो टक 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 करके सवाल का जवाब आ जाएगा। रेशियो निकाले बिना करोगे तो फिर 1 मार्क का सवाल 2 मार्क और 3 मार्क में खिंच जाएगा, जो लेकिन मिलेगा नहीं आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ऑसम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब हो गया भाई क्लियरली, और सबका सोल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है बेटा आपके पीडीएफ में, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे नोट्स आपको हमारी शीट में अपडेट होते दिखेंगे। शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अलॉन्ग विद ऑल दी अमेजिंग लिंक्स। तो मेक श्योर कि अभी के अभी आप जाकर उस शीट को तो ले रहे हो, मतलब शीट में भी एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब मजा आ जाएगा। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा शीट कैसे दिखती है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये भी हो गया भाई साहब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2A जवाब आ गया। तीसरा सवाल आपके सामने आ रही है। If a person has 5 resistors, each of value 1/5 ohm, then the maximum resistance he can obtain by connecting them is। देखो ये ट्रिकी सवाल है। इसमें जिस बच्चे को कॉम्पिटेंसी तो ट्रिकी ही होते हैं, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वो बच्चा कर लेगा। यहाँ पर एक की वर्ड मैंशन है कि भाई आपको इस 5 रेजिस्टर से मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए अगर आपको, तो आप इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करोगे? अगर आपके पास रेजिस्टर्स है और उसमें से आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, यही कॉन्सेप्ट आता है जब आपको समझना होगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमेशा 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 आपको उन सारे सर्किट को लगाना होता है, रेजिस्टर्स को लगाना होता है सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में। क्यों लगाना होता है सीरीज कनेक्शन में? क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, है ना। आप रेजिस्टर्स को सीधा ऐड करते हो अगर आपका सर्किट सीरीज में होता है, तो रेजिस्टेंस सीधे ऐड अप हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके 5 रेजिस्टर्स है, तो ये हो जाएगा R4 प्लस R5, ठीक है। और यहाँ पर कितनी वैल्यू है भाई? सबकी वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 ये हो गया आपका। और इसमें कि भाई 5 रेजिस्टर्स है, 5 ओम्स के, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 रेजिस्टर्स। 5 डिनोमीटर कॉमन है तो डिनोमीटर कॉमन ले लिया मैंने, और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो फिर वो 5 बन जाता है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी सीरीज रेजिस्टेंस की? 1 ओम। बस आपने 1/5 के 5 रेजिस्टर्स को जोड़ा तो वो अपने आप बन जाता है 1 ओम, है ना। 1/5 5 रेजिस्टर्स, तो सबको ऐड करो तो 1 ओम बन जाता है। दिस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस यू विल गेट इन सीरीज सर्किट। अब अगर आपको पता नहीं है इस बारे में कि अच्छा मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज से नहीं निकलती है, तो फिर आप पैरेलल कनेक्शन भी निकालोगे, फिर आप कंबाइन करोगे कि भाई 2 को सीरीज में डाल दो, 1 को पैरेलल में डाल दो, देखो क्या होता है ना। यू विल ट्राई टू गो विद ऑल दोस थिंग्स, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जब क्लियरली मेंशन है कि मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो कुछ और सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। सीधा सीरीज सर्किट 1 ओम का वैल्यू आ जाएगा, खत्म बात। मजा आया? चौथा सवाल करते हैं अब, तो और मजा बाकी है। सब्जेक्टिव के लिए वेट करो, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी जब करेंगे ना मजा आएगा। और द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने आधा कर दिया है। अब क्या हुआ? इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, जब हमने रेजिस्टेंस को कम किया, आधा किया, किसी और पैरामीटर को नहीं बदला, करंट वोल्टेज बाकी सब कुछ सेम है, देन द हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टर विल बिकम कितना? हीटिंग इफेक्ट के साथ क्या इफेक्ट होगा? अब देखो, जैसे मैं हीटिंग इफेक्ट बोलता हूँ, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आ रहा होगा फॉर श्योर होगा वो, मैं बताता हूँ कौन सा वाला है। देखो ये वाला, हीट इज इक्वल टू I² RT। तो सबसे पहले आपका दिमाग में आएगा अच्छा सर बाकी सारे पैरामीटर्स अनचेंज्ड है, रेजिस्टेंस को अगर आपने आधा कर दिया तो फिर हीट भी आधी हो जाएगी, है ना। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपके दिमाग में, और ये सबसे पहले सही आपके दिमाग में लगता है, बट दिस इज वेयर द थिंग्स गो अ बिट रॉन्ग, है ना। क्योंकि देखो, आप बाकी पैरामीटर को आप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस के आधे होने से करंट दुगना जरूर होगा, है ना। आपने कोई भी और पैरामीटर चेंज नहीं किया है, इसलिए आपने नहीं किया, लेकिन भाई सर्किट में तो जरूर होगा ना। तो रेजिस्टेंस को आधा कर देने से करंट दुगना जरूर होगा। तो करंट दुगना होगा तो यहां पर देखो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, H इज इक्वल टू, करंट दुगना होगा तो 2I का स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आधी होगी इंटू T। तो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बन जाएगा ये 4I² डिवाइड R/2 इंटू T। ये हो गया, तो ये 2 और ये 2 बच गया। तो आपका हीट देखोगे कि अभी 2I² RT हो गया, यानी कि आपका हीट जो है वो दुगना हो चुका है
ये समझ में आना चाहिए आपको, ये कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा कॉम्पिटेंसी में। इससे इजी तरीका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम करने से पहले वोल्टेज 220 वोल्ट था, आपके घर पे 220 वोल्ट की करंट आती है ना भाई, तो 220 वोल्ट था। रेजिस्टेंस कम करने के बाद भी आपके घर में जो है हीटर लगा हुआ है 220 वोल्ट में लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों सिचुएशंस में आपका क्या सेम है, इन दोनों सिचुएशंस में आपका वोल्टेज सेम। और जब भी वोल्टेज सेम होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला V²/RT वाला फॉर्मूला, पावर के केस में V²/R वाला फॉर्मूला, यही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट जवाब आ जाता है आपका। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मान लो आधा हो गया, V²/R/2 हो गया, तो ये 2 सीधा ऊपर चल जाएगा, तो H = 2V²/RT हो जाता है। देखो कितना ईजी सवाल है। तो मैं आपको इस सवाल के थ्रू ये बताना चाहता था कि यार देखो H = I²RT भी इस्तेमाल करोगे, आपको तो सेम वैल्यू आएगी, दुगनी हो जाएगी हीट, और यहाँ पर भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन जब वोल्टेज कांस्टेंट दिखती है तो फिर V²/RT का इस्तेमाल करो, और करंट कांस्टेंट दिखती है तो I²RT का इस्तेमाल करो, जवाब आसानी से आएगा। लेकिन जवाब दोनों फॉर्मूला से सेम ही आनी चाहिए। कैसा लगा, मज़ा आया? तो भाई काफ़ी बेहतरीन सवाल था, अब तो और मज़ा आना है भाई, तो दुगना होना चाहिए। पहला इंस्टिंक्ट हमारा कहता है कि आधा हो जाना चाहिए, आधा बिल्कुल नहीं होगा बेटा याद रखना। देखो यहाँ पर भी सोल्यूशन में 2H दिया हुआ है और 2V²/RT का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। और ये तो भाई बहुत बहुत कॉमन सवाल है और बहुत ईजी है, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2 bulbs of 100 watt, 2 बल्ब है 100 वाट का 40 वाट का, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है वो। द करंट थ्रू दी 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, द करंट थ्रू दी 40 वाट बल्ब भी कितना। इतना लड्डू सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप इसमें कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हो तो फिर आप पढ़ाई लिखना छोड़ दो भाई। अगर आप इसमें कैलकुलेट करने वाले हो तो पढ़ना लिखना छोड़ दो एकदम। क्यों? क्योंकि जब बोल दिया है सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं कि भाई करंट कांस्टेंट होती है हर एक डिवाइस के अक्रॉस। आपकी जो करंट है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट होती है। तो भाई 100 वाट के अक्रॉस और 40 वाट के अक्रॉस वह करंट सेम ही रहेगा, एक ही एम्पियर होगा। इसमें सोचना ही नहीं है आपको कुछ और, सोच रहे हो तो भाई गलत है, नहीं सोचो भाई। सीरीज सर्किट में अभी ये कैसे याद रखना है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पीवी सिंधु, मैंने आपको बोला था याद रखना। पीवी सिंधु क्यों याद रखना है भाई, पीवी सिंधु मैम को क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। तो पीवी सिंधु जी याद रखोगे आप तो भाई ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि अच्छा सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लड्डू सा सवाल था, ये रहा आपके सामने 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज, टेम्परेचर को, एक कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है? पता नहीं, उसको आग में डाल दिया जा रहा है या तो उसके पिछवाड़े में करंट आग दे दी है, पता नहीं, कुछ भी है, समझ में आ गया ना। सो द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंसेस। अब अगेन कॉन्सेप्ट वाला खेल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे पता करोगे? कॉन्सेप्ट से। तो हाँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नॉट इनवर्सली। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई कौन सा ग्राफ है जो, ये देखो ये वाला बी और डी तो नहीं है, ये दोनों डिक्लाइनिंग ग्राफ्स है, पॉसिबल नहीं है। और ए भी है, सी भी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। अगर ये टी स्क्वायर वगैरह कुछ होता तो फिर ये एक्सपोनेंशियल होता, जो ऐसे झट से बढ़ गई है, या तो फिर लीनियरली बढ़ेगी अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, करंट के दुगने होने से हीट 4 गुना होती है, तब जाकर ग्राफ ऐसा बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो ए वाला ग्राफ बनेगा, बात खत्म हो गया। तो ए और सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जामिनेशन में, लेकिन जहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहाँ पर लीनियर ग्राफ बनेगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कुछ है तब वो एक्सपोनेंशियल बनता है हमेशा। ठीक है, याद रखना, छोटे छोटे नुस्खे दे रहा हूँ मैं आपको हर सवाल में। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल सवाल दोबारा। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms, द वर्क डन इन 10 seconds is। ओए होए होए होए, क्या क्या दे दिया भाई, वोल्टेज दे दी 10 वोल्ट, चार्ज दे दिया 20,000 कूलम और रेजिस्टेंस दे दी 20 ओम। 10 सेकंड के अंदर वर्क डन निकालना है, टाइम भी दिया है 10 सेकंड, वर्क डन निकालना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। वोल्टेज दे दी गई है 10 वोल्ट, चार्ज दिया है आपको 20,000 कूलम, टाइम दिया गया है आपको 10 सेकंड।
भाई वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा होता है जरा देखना भाई, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर तो भाई वोल्टेज इनटू चार्ज, है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर मैं वर्क डन के लिए निकालूँ तो वोल्टेज इनटू चार्ज हो जाता है। यार वोल्टेज तो दी गया है, चार्ज भी दिया गया है, तो फिर टाइम का क्या करूँगा मैं, ज़रूरत ही नहीं है टाइम का मेरे को। तो वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, चार्ज हो गया 20,000 कूलम, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2 लाख कूलम, है ना। 2 लाख कूलम हो गया, 5 जीरोस हो जाएंगे, तो ये हो जाता है 2 इंटू 10⁵ जूल्स आपकी वैल्यू आ जाती है। तो आप सोचोगे सर 10 सेकंड क्यों दिया गया था, ऐसे भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। 2 इंटू 10⁵ जूल्स हो गया, सीबीएसई से बहुत सारी चीज़ें करती है कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो 2 इंटू 10⁵ जूल्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। मज़ा आया सवाल में भाई, मेरे को तो बहुत आता है सवाल में मज़ा। चलो, तो आपके इस बार एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, अब हम एसेशन रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई किन किन बच्चों को यहाँ पर 7 आउट ऑफ 7 एमसीक्यूज करेक्ट मिले हैं, बताइए भाई, चैट में स्पैम करके बताइए और कमेंट्स मुझे बताइए, और कहाँ पे गलती हुई है मैं चाहता हूँ कि वो आप नोट डाउन करें, क्योंकि उस सवाल का कॉन्सेप्ट आपका अभी तक पक्का नहीं हुआ है, उसका मतलब यही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सवाल को पूरा का पूरा पक्का करो, अभी के अभी कॉन्सेप्ट को पक्का करो, ताकि भाई सवाल कुछ भी आए बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कर पाओ। कॉम्पिटेंसी के सवाल बिना कॉन्सेप्ट समझे नहीं किए जा सकते हैं। सीबीएसई यही चाहता है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट और सुधरे, रट्टा मारना कम हो, इसी वजह से 50% सवाल, 40 मार्क्स से सवाल कॉम्पिटेंसी आने वाले हैं। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। और जिन्होंने भी अपना 100% दिया है इस सेशन में अब तक, बहुत बहुत शुक्रिया, फोड़ा है आपने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एसेशन रीजनिंग की तरफ। जैसे मैंने कहा था एसेशन रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्टिव सवाल होंगे जो इस 7 सवाल के बाद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसेशन रीजनिंग के 7 सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग। ये रहा आपके सामने, द मेटल्स, ये नया सवाल है, मैंने अब तक ये सवाल नहीं करवाया आपको, यूट्यूब में अब तक नहीं करवाया है। द मेटल्स एंड alloys आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस दे आर। तो एसेशन तो यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट बता रहा है भाई, एसेशन यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है कि हाँ भाई वी आर डेफिनेटली ट्रू। रीज़न क्यों है, क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलॉयस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से उनका दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रीज़न होना चाहिए। अब देखते हैं कि रीज़न में वो लिखा है कि नहीं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई। जो मैंने रीज़न बताया वो रीज़न तो है नहीं, और ऊपर से ये जो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि कॉपर एंड टिन से बना हुआ एक ब्रॉन्ज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका रीजन फॉल्स हो जाता है और एसेशन ट्रू होना चाहिए। येस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। अगेन जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा। जब आपको पता ही नहीं कि अलॉय इज अ गुड कंडक्टर, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। आपको सारे एसेशन रीजनिंग बहुत टफ लगेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, एब्सोल्युटली यस। फ्यूज को पैरेलल में करंट नहीं कर सकते, और फ्यूज को आपको हर सर्किट में सीरीज में ही लगाना होता है, क्योंकि करंट को फ्यूज से पास होकर आपके बाकी सारे डिवाइस में जाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो फिर करंट आपके डिवाइस में भी जाएगी, फ्यूज में भी जाएगी, और डिवाइस में अगर करंट पहुंच गई है तो फिर डिवाइस डैमेज हो चुका है। फ्यूज में करंट जाए ना जाए क्या फर्क पड़ेगा फिर। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। जब घर में करंट ज़्यादा ओवरलोडिंग की वजह से ज़्यादा ले ली जाती है, तो बहुत सारी चीज़ हीट की वजह से, करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी ना, बहुत सारे डिवाइसेस हीट की वजह से मेल्ट डाउन हो जाते हैं, आग लग जाती है, घर पे आग लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम फ्यूज़ को लगाते हैं आपके डिवाइसेस से पहले सीरीज में, ताकि अगर करंट बढ़े तो फ्यूज़ वायर पहले मेल्ट हो जाए और आपके बाकी डिवाइस में करंट पहुंचे ना, सर्किट वहीं के वहीं ब्रेक हो जाए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इस मुद्दे के कारण जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, एब्सोल्युटली ट्रू, यस। अब दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर फ्यूज इस प्लेस सीरीज में क्यों लगाया जाता है, पैरेलल में क्यों नहीं, ये रीजन सही से नहीं बताया है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन अलॉय अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, लेकिन सीरीज में क्यों लगाया जाता है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। सीरीज में जो लगाया जाता है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि करंट को पहले फ्यूज से पास होकर आपके डिवाइस में जाना पड़ेगा, वरना फिर पैरेलल में लगा दोगे तो फिर डिवाइस में करंट वैसे भी जाएगी फिर। तो दैट इज द रीजन वाई वी कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज, दैट्स वाई बी इज करेक्ट नॉट ए। तो यहाँ पर आप लोगों को शायद ए और बी में कंफ्यूजन हुआ होगा, दैट आई कैन गेस दैट।
है ना, ठीक है। चलो भाई, द कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। एक हीटर का कॉइल है, मतलब वायर है, उसको 2 इक्वल हाफ में हमने बांट दिया, काट दिया, ठीक है, ओके। एंड ओनली वन ऑफ देम इज यूज्ड इनटू हीटर नाउ। अब क्या होगा, अब सिर्फ उसमें से एक पार्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हीटर में। पहले पूरा लेंथ ऑफ वायर था, अब आधे वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधे वायर मतलब लेंथ कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो क्या होता है, जैसे हमने सीखा था R/2 हो जाती है, तो हीट दुगना हो जाता है ना, सीखा था हमने। सो याद रखो, उस कॉन्सेप्ट को याद रखो, यहीं पे इस्तेमाल वो होने वाला है। द हीटर विल नाउ रिक्वायर हाफ द टाइम टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस कम हुआ और हीट दुगनी हो गई, हीट दुगनी हो गई तो भाई आधे टाइम में वो ज़्यादा गर्म होगा, दुगना गर्म होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, लेकिन यहाँ पर वक्त वो कम क्यों ले रहा है, वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जो यहाँ पर ठीक तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है मेरे ख्याल से। तो H इज इक्वल टू I²RT के कारण हाँ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से हीट दुगनी हो रही है, वो नहीं लिखा गया है। तो एक्सप्लेनेशन अगेन हियर इज रॉन्ग, लेकिन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो बोथ A एंड R आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर assertion A, ठीक है। 11वां सवाल, assertion it is advantageous to transmit electric power at high voltage। अच्छा सर, why is it advantageous? अगेन कॉन्सेप्ट, जब आप ज़्यादा वोल्टेज में करंट को ट्रांसमिट करते हो, यानी कि देखो आपके घर में करंट कहाँ से आती है, आपके बाहर में लगे हुए खंबे से। अब खंबे में करंट कहाँ आ रही है, दूसरे कोई और खंबे से, और वो खंबे से कहाँ पे आ रही है, तो ये पूरे खंबों का चेन बना जा रहा है ना। कहाँ तक, जहाँ पर आपका पावर प्लांट है, जहाँ पर आपका बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बड़ा से बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ तक आपका वहाँ से करंट आपके घर तक आता है। ऑफकोर्स ये बातें खंबे में थोड़ी ना ज़मीन से पैदा हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो जब इतने दूर से आपके घर तक करंट लानी है, तो ऑफकोर्स करंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इतने दूर से करंट आएगी तो करंट थोड़ा बहुत लॉस जरूर होगा, तो आपको घर तक आनी चाहिए थी। 10 एम्पियर मिल रही है आपको 4, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि जब को हाई वोल्टेज हाई पावर में ट्रांसमिट किया जाता है तो वो जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एडवांटेजेस तो डेफिनेटली है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट। अब जो मैंने कहा आपको रीजन, वही रीजन में लिखा होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन ए चूज हो सकता है, वरना नहीं। हाई वोल्टेज इंप्लाइज हाई करंट। अब आप क्या करोगे, आप सीधा बोलोगे assertion रीजन इज ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सर आपने जो एक्सप्लेन किया वो तो वहां पे नहीं लिखा, लेकिन रीजन तो पक्का ट्रू है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो डेफिनेटली आपका रीजन यहाँ पे ट्रू है। बट आई एम सो सॉरी टू से गाइस कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन। आपको ये समझना है कि आप अभी 10th ग्रेड में हो, और 10th ग्रेड के हिसाब से ओम्स लॉ जो आप समझ रहे हो बिल्कुल सही है, V इज प्रोपोर्शनल I, लेकिन हाई वोल्टेज ऑलवेज डज नॉट इंप्लाई हाई करंट। इस बात को समझिए, ठीक है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा आपके घर के बाहर, अगर एक खंबा नहीं, इनफैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जहाँ पर 3-4 खंबे साथ में लगे हैं, तो फिर आपको ऐसे शेप का आपको दिखेगा उसके ऊपर, हाँ दिखेगा आपको, डिस्क टाइप दिखेगी, है ना। तो वो समझ लेना कि वो पूरा जो सेटअप है वो ट्रांसफॉर्मर का सेटअप है। अब ट्रांसफॉर्मर का काम ही होता है कि वो हाई वोल्ट, ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, क्या ट्रांसफॉर्म होती है, क्या कहते हैं, लो वैल्यू करंट हाई वोल्टेज से हाई वैल्यू करंट और लो वोल्टेज में कन्वर्ट होती है, या तो फिर उल्टा होता है, आपके हाई वैल्यू करंट लो वोल्टेज से वो लो वैल्यू करंट हाई वोल्टेज। तो ऐसे 2 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होती है, जहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं उसको, एक को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपके घर तक हाई वोल्टेज में करंट आ रही है, मैंने जैसे बताया आपको, तो क्या वो सेम हाई वोल्टेज में आपके घर में डाल दी जा रही है? नहीं, आपके घर के अंदर 220 वोल्ट में पहुंचती है। वो कौन करता है, वो हाई वोल्टेज से 220 वोल्ट में कौन लाता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लाता है। वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको करंट देता है घर के अंदर। बात समझ में आया? वो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नीड टू रिमेंबर कि हाँ भाई, हाई वोल्टेज का मतलब हाई करंट नहीं होता है।
ठीक है, हमेशा नहीं होता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बहुत अच्छा सवाल, इसको आप समझ लो कि ये हॉट्स क्वेश्चन है, क्योंकि भाई हॉट्स है इसलिए तो आपसे हो नहीं पाया ना, मेजॉरिटी बच्चे से नहीं हुआ यहाँ पर, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। अगर गलत हो तो चैट में और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इन अ चेन ऑफ 50 बल्ब्स, इन अ चेन ऑफ बल्ब्स 50 बल्ब्स आर जॉइंड इन सीरीज। पहले एक चेन में 50 बल्ब, दिवाली की लाइटें समझ लो, दिवाली की लाइट में 50 बल्ब पहले लगे हुए हैं। एक बल्ब को मैंने रिमूव कर दिया और सर्किट को दोबारा जोड़ दिया, तो अब 50 बल्ब के बदले 49 बल्ब्स आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई। ठीक है, पहले 50 थे, अब एक बल्ब निकाल के दोबारा कनेक्ट किया तो 49 बल्ब हो गए। देन 49 बल्ब के केस में लाइट गेट्स डिक्रीज्ड इन द रूम। 50 बल्ब के बदले 49 बल्ब लगाओ तो जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है। अब दिमाग सोचेगा 50 बल्ब थे तो रोशनी ज़्यादा होगी, बल्ब कम हो गए तो फिर रोशनी कम हो जाएगी। नंबर से सोचेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने 50 बल्ब से 49 बल्ब किया और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड थे, आपने एक बल्ब निकाला, इसका मतलब कि आपने एक रेजिस्टेंस निकाला। तो अब 49 बल्ब का, मान लो सारे बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम था, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में 50 बल्ब का रेजिस्टेंस 50 ओम है, लेकिन जैसे आपने एक बल्ब निकाला तो फिर वो 49 ओम्स हो गया। तो आपका क्या हो गया भाई, सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो गया, सर्किट में रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो फिर आपका पावर भी बढ़ जाएगा, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, हर एक बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो एक बल्ब के निकालने की वजह से वो सारे बल्ब्स की ब्राइटनेस बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है, और जब सारे बल्ब्स की ब्राइटनेस बढ़ जाती है एक साथ, तो फिर उस एक बल्ब की कमी आपको महसूस नहीं होती है, और इनफैक्ट उससे ज़्यादा रोशनी मिलती है आपको, है ना। तो इसी वजह से एसेशन का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स निकलता है यहाँ पर, और क्योंकि एसेशन फॉल्स है, रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप देख लीजिए, है ना, ठीक है। अब रीजन ट्रू क्या है, रीजन पढ़ा भी नहीं मैंने, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है एसेशन फॉल्स है तो रीजन को ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में दिया ही नहीं जाता कि एसेशन रीजन दोनों फॉल्स है, दिया नहीं जाता। रीजन क्या है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब्स विल बी लेस देन 50 बल्ब्स, ऑफ कोर्स सीरीज में कनेक्टेड है ना, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत प्यारा सवाल था, मेरे को भी काफी अच्छा लगा है। चलो अब देखते हैं क्या है ये। बेंडिंग अ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, खत्म, यहीं पे खेल खत्म। ऐसे कैसे नहीं भाई, वायर को बेंड करोगे तो लेंथ आधी होगी, एरिया बढ़ेगा भाई, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ना। सॉरी, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए, बट फिर भी मैं सी पढ़ लेता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है भाई। तो एसेशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। आखिरी सवाल आपके एसेशन रीजनिंग का ये रहा आपके सामने। द 200 वॉट बल्ब ग्लोस विथ मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट बल्ब, बिल्कुल सही भाई। क्यों? कि 200 वॉट का बल्ब है ना, पावर ज्यादा है, पावर दुगना है यहाँ पर, तो पावर ज्यादा होगा तो फिर ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पावर ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, जैसे हम जानते हैं 200 वॉट का बल्ब हो या 100 वॉट का बल्ब हो, लगेगा तो वो एक ही वोल्टेज पे 220 वोल्ट पे, तो इस मामले में आपका वोल्टेज कांस्टेंट है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो भाई पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला है ना, यही इस्तेमाल करना है हमें, करेक्ट। तो दोनों मामलों में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो कम क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। 200 वोल्ट तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पावर ज्यादा हो तो उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, इस वजह से करंट ज्यादा होता है और पावर ज्यादा होता है और ब्राइटनेस ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। तो 200 वॉट का जो बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखना है कि रीजन में यही लिखा है कि नहीं। 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वॉट बल्ब, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। तो ये पहला सवाल हो गया हमारा जहां पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दिया गया है। अरे ए होना चाहिए, बी बिल्कुल नहीं, ए ही होना चाहिए, गलत मांग रहे यहाँ पे, ए ही है जवाब, मेरे को ट्रस्ट करो अब इस बात पे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमने कर लिया एसेशन रीजन बी, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। कितने बच्चों को एसेशन रीजनिंग के 7 आउट ऑफ 7 सवाल सही मिले हैं बताना, और ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मुझे पता है एसेशन रीजनिंग थोड़े से हार्ड होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो। तो अगर आपने नोटिस किया होगा सब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव सवालों से ज़्यादा वक्त हमने एसेशन रीजनिंग के लिए लिया है, क्योंकि एसेशन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही एक्सरसाइज हम दोबारा दोहराएंगे। अगर आपको किसी भी जवाब नहीं मिला किसी सवाल का, उस टॉपिक को नोट डाउन करिए, उस टॉपिक को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे हम सब मिलकर अभी, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब सब्जेक्टिव सवाल जिसका मैं आपको कह रहा था कि इंतजार करना, चलो करते हैं सब्जेक्टिव सवालों को। लेकिन सब्जेक्टिव सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, ये जो सब्जेक्टिव सवाल हैं
इनके बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, तो ईजी हो जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता है तो आप आराम से कर पाते हो। एसेशन रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है। सब्जेक्टिव में अभी जो मैं सवाल देने वाला हूँ वो घुमाए फिराए होंगे, ट्विस्टेड होंगे, तो आपको देखना चाहिए। बट बिफोर वी गो हेड ऑन दिस गाइस, मेरे को लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए अबाउट अवर अमेजिंग क्या कहते हैं, हमारे अपने टेस्ट पे प्रैक्टिस पेपर्स और सेशन पीडीएफ्स के बारे में। जैसे मैंने कहा, तो मैं आपको सीधा अभी लिंक यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ, सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट इट, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, लेट मी शो इट टू यू राइट अवे। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड है तो मैंने जो कल अपना सेशन लिया था उस सेशन को ओपन करके दिखाता हूँ, सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, 1 सेकंड देना। कल मैंने इन सारी चीज़ों को लॉन्च भी किया था, तो मैं वही दिखा देता हूँ आपको 1 सेकंड में। हाँ भाई मिल गया, ठीक है। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ भाई साहब, ठीक है। दोबारा 1 सेकंड बच्चों। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आप तक पहुंच रहा हूं मैं अभी। हैं ई का हो गया हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। हाँ भाई पहुंच गया, ठीक है। चलो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ स्क्रीन शेयर मतलब मैं अपना स्क्रीन दिखाने वाला हूँ अभी आपको, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि हम और आज क्या क्या करेंगे। तो हाँ भाई, हमारा सेशन कहाँ गया? हाँ सेशन ओपन हो गया, हाँ ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा नोट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान से देखिए। तो अब आपको दिख रहा होगा हमारे यहाँ पर मैंने एक और लिंक खोल दिया है, यहाँ पर आप देखोगे फ्री पीडीएफ वाला। तो या तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक्स मिलेंगे। एक हो गया आपका प्रैक्टिस पेपर्स का, है ना, दिख रहा होगा आपको। एक हो गया आपके प्रैक्टिस पेपर्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये हो गया आपका प्रैक्टिस पेपर्स का 2024 के लिए, जिसमें आपको 3 टेस्ट पेपर मिलेंगे पर सब्जेक्ट विद पीडीएफ सोल्यूशन, जहाँ पर इंग्लिश है, एसएसटी है, बेसिक मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है, साइंस है, उसके अलावा हिंदी ए है, हिंदी बी भी है, ठीक है। और वो होगा लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट में 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे और अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो आपके लिए सीधा का सीधा खुल जाएगा। आप देखोगे पीडीएफ खुल गया। इस पीडीएफ में आप देखो प्रैक्टिस पेपर्स सब मेंशन है, देख रहे हो आप। मॉक टेस्ट 1 इंग्लिश, 2 इंग्लिश, 3 इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड, सोशल, साइंस, है ना। और ऐसे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो तो हिंदी के भी सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके सामने जो पीडीएफ विद सोल्यूशन लिंक होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो आपके सामने वो पूरा का पूरा खुल ही जाएगा पीडीएफ। तो आप देखोगे पीडीएफ, ये मैंने इंग्लिश का खोला हुआ है, तो ये फिर पहले आपको पैसेज दिखा रहा है, पैसेज के बाद फिर आपके सामने सवाल आ जाएंगे, है ना। सवाल के बाद फिर सोल्यूशंस भी आ जाएगा, 2 सोल्यूशन ही मेंशन्ड है। तो क्लियरली ये कॉम्पिटेंसी के साथ सारी की सारी चीज़ें आपके लिए सामने आ गई है। तो अगर ये लॉग्ड इन नहीं हो आप तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। आप इसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अभी, और आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। अब इससे भी बेहतरीन चीज़ जो मैं बताई थी आपको, सबसे पहला लिंक, डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स एंड डेली हैंड रिटन नोट्स। भाई साहब ये तो मज़ेदार है, मैं खुद देख के चौंक जाता हूँ कि क्या अमेजिंग चीज़ है भाई ये। देखो जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने एक शीट सी खुल जाती है। इस शीट में आप देखोगे सबसे पहला जो सब शीट है वो है डेली हैंड रिटन नोट्स। इसमें हमारे जो भी सेशंस हर दिन हो रहे हैं वो सारे सेशंस यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे। उनके सामने आप देखोगे कि भाई उनके वीडियो का लिंक भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कोर 100% इन इकोनॉमिक्स, ये मैंने लिखा, तो उसके सामने वीडियो लिंक है, तो मैंने क्लिक किया तो वीडियो आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको वीडियोस कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिल गई, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ में देख रहा हूँ, मैं पीडीएफ में क्लिक किया, आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। और जो मैम ने लिखा होगा उसके साथ पीडीएफ खुलेगी, ठीक है। तो मान लो कि ये सारे सेशंस हैं, इसमें बढ़िया से आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पीडीएफ, है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। अब एक और खोल के दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो आपके लिए हमने और चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी है।
क्लास 10 की फिजिक्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री, क्लास 10 की बायोलॉजी करके हमने और सबशीट्स बना दिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें हमारे जो फेमस सीरीज है, जैसे वन शॉट है, वन शॉट के सारे टॉपिक्स के वीडियो लिंक और उसके सामने उनका अपना पीडीएफ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट इन 10 मिनट्स, मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, आपके सामने पूरा पूरा आ गया भाई। 10 मिनट के अंदर अभिषेक सर ने कंप्लीट किया हुआ है, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने आ गया विथ ऑल दी डेफिनेशंस, विथ ऑल दी फॉर्मूलाज, और जो अभिषेक सर ने सेशन में लिखा था उसके साथ साथ सब कुछ आपके सामने आ गया। मजा आया ना भाई? बस तो ये दोनों चीज को मिस आउट बिल्कुल ना करिए और एंजॉय करते रहिए, बस इतना कहना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है? तो दीज टू थिंग्स आर अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को, और मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, जाइए ये दोनों लिंक्स को अपने दोस्तों में बांटिए भाई। वो दोस्त होंगे ना जो कहते हैं भाई पढ़ा दे, कुछ तो कर ले, कुछ तो शेयर कर दे, कुछ तो इंपॉर्टेंट बता दे, बस उनको आप शेयर कर दो, ये दैट्स ऑल आई वांट। उनका अच्छा हो जाएगा आपके साथ साथ, ठीक है? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट सवालों को करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल आपके। 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 2 रेजिस्टर को जब आप साथ में जोड़ते हो तो 10 ओम देता है सीरीज में, और उन्हीं को जब पैरेलल में जोड़ते हो तो वो देता है 2.4 ओम्स। ओए होए, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर, तो फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड सॉल्व दिस इमीडिएटली राइट नाउ। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई 2 रेजिस्टर से मान लो R1 प्लस R2 है, इनको जब ऐड करता हूँ तो 10 ओम मिलते हैं, और इन्हीं को जब मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 करता हूँ तो मुझे 2.4 ओम्स मिलते हैं, मतलब 1/2.4 ओम्स मिलते हैं, क्योंकि भाई RP है ना, 1/RP होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/RP। तो RP यहाँ पे बताया जा रहा है 2.4 ओम्स है, समझ गए? अच्छा, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास 2 इक्वेशंस भी आ गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप इसको, ठीक है? तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/2.4। एंड टू कीप द थिंग्स नॉर्मल एंड अंडरस्टैंडेबल हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं अभी के अभी। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.4 ओम। सही है, ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, जो पहला इक्वेशन R1 प्लस R2 10 ओम वो तो पता ही है ना, मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो माई फर्स्ट इक्वेशन को आई पुट इट इन द थर्ड इक्वेशन। तो क्या बनेगा मेरे सामने बन जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4। अब मैं 10 यहाँ ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे लिए? R1 R2 इज इक्वल टू 24। सही है ना? 10 वहाँ गया, 2.4 इंटू 10 हो गया तो 24 हो गया, खत्म है। तो ये बन जाता है मेरा फोर्थ इक्वेशन। अभी तक हमें R1 R2 मिल गई है, लेकिन हमें बाकी चीज़ें नहीं मिली है अभी तक, तो निकालनी पड़ेगी। बाकी चीज़ कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर R1 के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। सो 24/R2 हो गया वो, ठीक है, R1 इज इक्वल 24/R2 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ, और इसको उठा के मैं पहले इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। सो पुटिंग 5 in 1, तो 5 in 1 करूँगा तो मुझे पता है कि भाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 है, और हमने यहाँ पर क्या निकाला भाई कि भाई R1 इज इक्वल टू 24/R2, तो मैं R1 के बदले 24/R2 लिख रहा हूँ, प्लस R2 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब इस R2 को मैं इक्वेशन बनाता हूँ, तो R2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? 24 प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 10। एलसीएम निकाला। अब इस R2 को यहाँ ले आओ आप, सो 24 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10R2, ठीक है। अब इस 10R2 को यहाँ पर और एक इक्वेशन बनाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ बन जाएगा R2 स्क्वायर, 10R2 यहाँ पर आएगा तो माइनस 10R2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं अभी, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो भाई जवाब आ जाएगी। तो आपके यहाँ पर जो है 24 दिया हुआ है, 24 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, मतलब बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, तो क्या आप कितनी आ गई भाई? 2 12 बार, और 2 6 बार, और 2 3 बार, और 3 1 बार, ठीक है। तो कितना हो जाता है भाई? ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है 6। तो हम इसको 6 और 4 में बांट सकते हैं आपके मिडिल टर्म स्प्लिट को, क्योंकि 10 है भाई, 10 है तो 6 और 4 में बांट सकते हैं। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? इसका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4R2
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ना? 6 + 4 R2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो R2 स्क्वायर माइनस 6R2 माइनस 4R2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है ना भाई? तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस 6R2 माइनस 4R2 आपको माइनस 10R2 देगा, तो बराबर है हमारा। अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम R2 कॉमन लेंगे, तो R2 कॉमन लिया, क्या बचा R2, यहाँ पे बच गया R2 और यहाँ पर 6 बचा, R2 माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस 4 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, माइनस 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R2 बचेगा। और 24 में अगर मैंने माइनस 4 कॉमन लिया तो कितना बचा, 4 6 24 ना, तो माइनस 6 यहाँ पर कॉमन बच जाता है, इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई R2 माइनस 4 एक रूट निकला, R2 माइनस 6 एक रूट निकला, विच इज इक्वल टू 0। तो आपकी R2 की वैल्यू अगर मैं वहाँ ले जाऊँगा तो या तो 4 बन सकती है या तो 6 बन सकते हैं ना। R2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो R2 इक्वल टू 4 बन गया, या तो R2 इक्वल टू 6 बन गया। तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 4 या तो 6 हो सकती है। अब मेरे पहले इक्वेशन की तरफ से अगर मैं R2 की वैल्यू यहाँ 4 डालता हूँ तो R1 कितनी बनेगी, 4 वहाँ पे डाला तो 10 माइनस 4 6 हो गया, और अगर मैंने 6 डाला तो 10 माइनस 6 4 हो गया। तो अगर R2 4 है मेरा तो R1 6 है, और R2 6 है तो R1 4 हो जाता है। तो भाई साहब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो कितना लंबा गया मेरे लिए भाई, यहाँ पर 2 पेज बढ़ गए मेरे लिए। तो ये आराम से आपके 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत लंबे चौड़े मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से एक बहुत ही प्यारा सवाल बन जाता है ये 3 मार्क्स का। अगर आपको इस सवाल में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो जैसे मैंने सॉल्व किया उस पार्ट को दोबारा देखना, क्योंकि इसमें फिजिक्स ही नहीं है, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है। पहले 2 इक्वेशन लिखने के बाद फिर इसमें फिजिक्स की बात ही नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? तो वैसे भी मैंने इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर डिटेल में दे ही दिया है, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, कहाँ दिया भाई, अबे ये कहाँ है, ये तो सोल्यूशन गलत है, बट ठीक है, सोल्यूशन मैंने जो आपको दे दिया है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, सिर्फ 4 सवाल है, सब्जेक्टिव है और धमाकेदार है, दिख रहा होगा आपको। अ वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओए होए होए, एक वायर है 16 ओम का, उसी वायर को मेल्ट करके दोबारा हमने एक वायर बनाया। ठीक है, दोबारा हमने एक वायर बनाया जिसका लेंथ अब आधा हो चुका है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज कितना ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी है हमें, चलो निकालते हैं भाई साहब। ठीक है, तो भाई सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पूरी तरीके से, तो हमारा रेजिस्टेंस था 16 ओम्स का, कितने का भाई, 16 ओम्स का रेजिस्टेंस था। अब हमारा लेंथ जो है हमने आधा कर दिया है, तो रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी आधी। नहीं, क्योंकि भाई सेम वायर है ना, आपके वायर का वॉल्यूम तो सेम है, समझ रहे हो? वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट होती है, वॉल्यूम सेम है आपका। तो ये अगर जब आप लेंथ को आधा कर रहे हो तो बाकी वायर कहाँ गया, बाकी आधा वायर कहाँ गया, क्योंकि सेम वायर को मेल्ट करके आपने एक आधी लेंथ की वायर बनाई, तो बाकी आधी वायर कहाँ गई, हवा में एवोपरेट हो गई? नहीं, बाकी आधी वायर ने एरिया को इंक्रीज कर दिया, यानी कि आपका जो वायर है वो आधा हो गया लेंथ में, लेकिन उसकी मोटाई ज़्यादा होगी वही तो है ना भाई, और क्या तरीका हो सकता है? एक रबर बैंड को खींचोगे तो चपटी हो जाती है, छोड़ोगे तो वापस बन जाती है, लेकिन वापस जब बनती है तो दोबारा मोटी हो जाती है वो। तो जब खींचते हो तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना भाई अरे पतला हो गया ये, आधा रबर बैंड ऑपरेट हो गया क्या? नहीं, वो आधा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ी, इसलिए वो आधा हुआ एरिया में। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होता है कि L/2 लेंथ हो गया तो एरिया आपका दुगना हो जाएगा। अब नया रेजिस्टेंस कितना है, सो न्यू रेजिस्टेंस वुड बी R' मान लेते हैं, रो लेंथ हो गया आपका आधा और एरिया हो गई 2a। सो योर न्यू रेजिस्टेंस इज बेसिकली रो L/4a। तो यानी कि आपका जो पुराना रेजिस्टेंस था वो था रो L/a। सो योर न्यू रेजिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू R/4। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर देखो बेटा, इसको नोट डाउन करो। इसमें आपको दिखेगा ओल्ड
रेजिस्टेंस माइनस न्यू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि नहीं याद रखोगे तो फिर बैंड बच जाएगी। क्या है फॉर्मूला भाई? ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड इंटू 100। क्योंकि ये परसेंटेज आपको रेजिस्टेंस के लिए भी बोल सकता है, हीट के लिए बोल सकता है, पावर के लिए बोल सकता है, सबके लिए बोल सकता है, लेकिन परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा। तो भाई हमारा ओल्ड क्या है? ओल्ड है हमारा आर, नया क्या है? आर डैश डिवाइडेड बाई ओल्ड अगेन आर हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, ओल्ड रेजिस्टेंस तो आर ही है, नया रेजिस्टेंस आर बाई 4 है, दोबारा ओल्ड रेजिस्टेंस आर है इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो आर माइनस आर बाई 4 कितना होता है भाई? 3 आर बाई 4 होता है ना, 3 आर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर है आपका यहाँ पर, तो आर और आर कट गया इंटू 100%। तो 3 बाई 4 कितनी होती है? 3 बाई 4 आपकी होती है 75, है ना। 3 बाई 4 3 बाई 4 कितनी हो जाती है भाई? 0.75 होती है। तो 0.75 इंटू 100%, तो बेसिकली 75% जो आपका रेजिस्टेंस का चेंज हो जाता है। खत्म। ठीक है, मज़ेदार सवाल, इंटरेस्टिंग ना, होना चाहिए। भाई सर 2 ही सवाल करवाया आपने और 2 सवाल में बैंड बज गई सर हमारी। क्या कर रहे हो सर? सब्जेक्टिव सवाल भाई, सब्जेक्टिव सवाल कॉम्पिटेंसी के प्रैक्टिस करने, वरना बैंड बजेगी ही बजेगी। इससे तो मैं करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत प्यारा कॉम्पिटेंसी, क्योंकि इसका सेम जवाब सीधा नहीं मिलता, परसेंटेज चेंज की वजह से कॉम्पिटेंसी में काफ़ी अच्छा सवाल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा, ये तो आप कर लोगे, ये तो आपके लिए लड्डू होगा। अब 2 सवाल थे अच्छे, और ये 2 सवाल मेरे को लगता है कि थोड़ा लल्लू होने वाले, बट देख लेते हैं। Show how would you join 3 resistors each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 6 ohms। इस टाइप के सवाल तो आपने बहुत बार कर लिए हैं। 13.5 निकालने, 6 निकालने हैं। 9 ohms के आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3। पहला निकालना है 13.5 वाला। यार 13.5 है तो ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। एक 9 ohm रेजिस्टर को सीरीज में रखते हैं, बाकी 2 को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9। पैरेलल वाला 1/9 आएगा, जिसका जवाब आपको आ जाएगा 4.5, है ना। 1/r निकालो, क्या आती है भाई? ये हो जाता है 2/9 इज इक्वल टू 1/r। सो r विल बी इक्वल टू 9/2, जो हो जाता है 4.5। अब ये हो गया 4.5, तो अब सर्किट दोबारा बनाओगे तो ये हो गया 9, और सॉल्व करने के बाद ये बन गया 4.5। ये सीरीज में है, तो 9 + 4.5 13.5 ओम्स बन जाता है आपका। तो पहला इक्वेशन तो आपका हो गया। दूसरे में आपको निकालना है 4 ओम। ये कैसे निकालोगे? ये मेरे को लगता है आप ऐसे कर सकते हो कि एक सीरीज़ में है, दूसरा भी सीरीज़ में है, 9 ओम है, और उसको आपने एक पैरेलल के साथ लगा दिया। ये मेरे को लगता है ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे 9 और 9 कंबाइन करोगे तो आपको आ जाएगा 18 ओम, और ये 9 ओम। तो आपकी वैल्यू अभी कितनी आती है देख लेते हैं एक बार। तो 1/18 + 1/9 इज इक्वल टू 1/r। तो मेरी 1/r की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई? इसकी एलसीएम तो डेफिनेटली 18 होगी, एक बार जाएगी और ये 2 बार जाएगी। अरे नहीं, इसमें तो वैल्यू आपको आना चाहिए 6 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 3/18 हो गया। हाँ, इसमें वैल्यू आपको 6 ओम्स आती है, तो ये तरीका गलत है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको? 2 पैरेलल एक सीरीज कर लिया, 2 सीरीज एक पैरेलल कर लिया, तीनों पैरेलल करेंगे तो जवाब कितनी आती है? 3/9, तो 3 आती है, और तीनों सीरीज करेंगे तो फिर आपका आ जाता है 18 ओम्स। कैसे करें? सवाल सही है क्या? 4 ओम ही आएगा कोई? यहाँ पे डाउट है मेरे को। अरे सवाल तो 6 ही ओम है ना, मैं क्या 4 लिख रहा हूँ यार। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 ओम आ रहा है, 4 ओम थोड़ी, 6 ओम ही है। कभी कभी मैं अपने आप पे डाउट करने लग जाता हूँ कि यार सही हो रहा है कि गलत कर रहा हूँ मैं, बट सवाल मैंने गलत देखा। 6 ओम ही है, 6 ओम निकालना था, निकाल दिया हमने। चलो ठीक है, कूल है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, और सोल्यूशंस मैंने बराबर दे दिए आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आखिरी सवाल आपके कॉम्पिटेंसी का। 2 identical resistors each of resistance 15 ohm are connected in series and in parallel in turn to a battery of 6 वोल्ट। ठीक है, पहले दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों 15 ओम के हैं, पहले सीरीज में कनेक्टेड है, फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। यहाँ से हमारा एक टेक है कि पावर का कॉम्बिनेशन निकालना है, P1/P2 निकालनी है। लेकिन देखो, दोनों को हमने एक ही बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि वोल्टेज सेम है यार, और कन्फ्यूजन नहीं चाहिए इस मामले में मेरे को। तो वोल्टेज सेम है, तो क्योंकि वोल्टेज सेम है, हमारा कौन सा इक्वेशन होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। सो हमें रेशियो निकालनी है PS/PP की, सीरीज अपॉन पैरेलल की निकालनी है। और फॉर्मूला क्या लगेगा?
वोल्टेज वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्टली कट जाएगा। आप अलग अलग पावर निकालो मत, फिर डिवाइड मत करो, आप सीधा रेशियो निकालो। सीधा रेशियो निकालो तो फिर कॉमन चीज़ें कट जाती है अपने आप, आपको अलग से निकालना नहीं पड़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपका वक्त बचाने के लिए। तो पी एस अपॉन पी पी है यहाँ पर, ये आर पी ऊपर चले जाती है और आर एस नीचे आ जाता है ना। पैरेलल रेजिस्टेंस भाई 1/15 प्लस 1/15, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस 15 प्लस 15, ठीक है, क्योंकि 15 ओम बताया गया है। सो पी एस अपॉन पी पी विल बी कितना, 1/15 प्लस 1/15 का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, पैरेलल कितना बनेगा, ये बनेगा 2/15। उसका रेसिप्रोकल निकालोगे आप, है ना। तो ये इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/15 प्लस 1/15 ये हो जाता है 2/15 और ये है 1/RP आपका, ठीक है। सो 2/15 हो गया तो 15/2 हो जाएगा, 15/2 7.5 ओम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 7.5 ओम्स और पावर इन पैरेलल कितनी हो जाती है भाई, 30 हो जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो पी एस अपॉन पी पी आपका आ गया 1/4, है ना। तो रेशियो इज 1:4, ये आपका वैल्यू बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आर पी ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि 1/RP 1/15 प्लस 1/15 है, इसलिए मैं वहाँ पर सिर्फ आर पी लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए आप बोलोगे सर 1/15 प्लस 1/15 2/15 होती है, आपने कैसे उस 7.5 कर दिया, है ना। तो इसलिए मैंने उसको 1/RP लिखा है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा आखिरी सवाल। और आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीबडी हियर, कितने बच्चों को भाई कॉन्सेप्ट चमक गया एकदम, अब तक मज़ा आ रहा है सबको। और मेरे ख्याल से हमारा सेशन काफ़ी अच्छे ड्यूरेशन का भी हो गया है ना, शायद यहाँ पर हमने 40-45 मिनट्स ले लिया है क्या, लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अरे बाप रे 50 मिनट का सेशन ले लिया हमने, ओए होए होए क्या बात है। लेकिन कितने कितने मज़ेदार सवाल थे ना यार अब तक। व्हाट लवली क्वेश्चंस वी हैव हैड टुडे, व्हाट लवली क्वेश्चंस। सो आई थिंक अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़कर जो आखिरी हमारे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन उसको भी करना चाहिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, सवालों करने बहुत मज़ा आ रहा है मेरे, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी केस बेस्ड क्वेश्चंस। और केस बेस्ड क्वेश्चंस का तो रूल आप जानते हो हमारा, केस तो पढ़ेंगे नहीं, ये केस देकर लग रहा है आपको पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, सवालों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम वक्त बिल्कुल नहीं बचाएंगे, गवाएंगे, क्योंकि एक मार्क का सवाल है सारा। 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। अरे यार 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 करो जल्दी से बताओ, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, आ जाओ। चलो ये भाई, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 वैल्यू निकालो जल्दी से एलसीएम। मैं मेरा एलसीएम निकालने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मैं तो वही करूँगा। सो 2 × 6 × 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 56 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है। तो 56 प्लस 16 हो गया आपका 72, 72 प्लस 12 हो गया 84, 84 डिवाइड बाई 2 × 6 × 8, सो 2 1s 2 42s 6 1s 6 7s, तो 7/8 मेरी हो गई है 1/RP। So RP would be equal to 8/7, which is equal to 1.142 ओम्स मेरा होना चाहिए फाइनल वैल्यू। देखते हैं यहाँ पर कितना है ना। तो लेस देन 6 बट मोर देन 2 ओम्स नहीं, लेस देन 8 ओम बट मोर देन 6 ओम नहीं, लेस देन 2 ओम यस, मोर देन 8 ओम नहीं, ऑप्शन सी सही है, लेस देन 2 ओम्स 8/7। नेक्स्ट सवाल, अब पढ़ना पड़ा क्या केस, नहीं ना, आता है हमें। A wire of resistance 12 ohm is cut into 3 equal pieces and then twisted their ends together. The equivalent resistance. The wire of resistance 12 ohm is cut into 3 equal pieces. 12 ओम के हमने 3 डिवाइड कर दिया, 3 मतलब आपके रेजिस्टेंस भी 3 में डिवाइड हो गए होंगे, 4 ओम 4 ओम 4 ओम में। एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड्स टुगेदर, तो और उनको हमने फिर दोनों के तीनों के एंड्स को हमने साथ में जोड़ दिया, तो मतलब हमने उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया अभी, मतलब यही है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाता है 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो 4/3, दैट इज समवेयर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग, 4/3 ओम्स यहाँ पर आ गया भाई ऑप्शन भी। कितना इजी सवाल यार, है ना। तो 3 रेजिस्टर्स के एंड्स को अगर हमने जोड़ के ट्विस्ट कर दिया है तो वो क्या बन जाती है भाई, वो पैरेलल बन जाती है ना, बस वही बोल रहा है वो, ठीक है। चलो हाँ जी, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो आपको दिख रहा होगा 6 3 और 1, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई और रास्ता नहीं है इसका, पैरेलल ही कनेक्टेड है। वो डायग्राम कैसे बना है, वो पैरेलल में है, करंट बढ़ रही है, जहाँ पर करंट, जैसे मान लो अगर ए से करंट आ रही है,
ए से करंट आ रही है तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई करंट तीनों जगह से जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि करंट 3 में बढ़ गई है, तो पैरेलल कनेक्शन है। तो 6, 3 और 1 अभी पैरेलल कनेक्शन में। चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/RP। क्वेश्चन सही है ना, 3 और 1, हाँ ठीक है। चलो वैल्यू निकालो भी, कितनी आएगी भाई। इसका तो मैं एलसीएम निकाल दूंगा, 6 है ना, तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है 9/6 इज इक्वल टू 1/RP। सो RP विल बी इक्वल टू 6/9 विच इज़ बेसिकली 2/3। 2/3 ओम्स होना चाहिए मेरा जवाब। 2/3 मतलब बेसिकली 0.67, हाँ 2/3, हाँ ऑप्शन ए 2/3 ओम्स है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, सब के सब पैरेलल में है ना, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 तो 4/12 हो जाएगा। 4/12 का रेसिप्रोकल 12/4 होगा, 12/4 होता है 3 ओम्स, 3 ओम्स। और इसमें करंट दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 3 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम आ चुकी है आपकी, 3 वोल्ट है। तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपका 3 वोल्ट दिया गया है और रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 वोल्ट आया है, तो 1 एम्पियर आएगा जवाब। केस पढ़े बिना कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। चलो आखिरी केस आपके सामने, जिसका आखिरी सवाल आप लोग के लिए आज होमवर्क रहेगा, बताना कमेंट्स में मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। अच्छा, I² फॉर्मूला है, IR² इज द रॉन्ग फॉर्मूला, तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। An electric bulb is rated 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, what is the resistance of the bulb। अरे बहुत लड्डू सवाल, 200 वोल्ट और 220 वोल्ट और 100 वॉट। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पता ही है, P इज इक्वल टू V²/R है, R निकालना है तो V²/P, क्योंकि वोल्टेज और पावर दिया गया ना, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 वॉट, 0 0 0 0 कट गए, 22 22 484 होता है, खत्म। बहुत बहुत ईजी, 484 ओम्स, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द बल्ब इन 2 इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ओके, तो बल्ब इन 2 यानी कि ये वाला जो केस है, सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें 220 वोल्ट पे आपका 100 वॉट चल रहा है। तो अगर इसका वोल्टेज मैंने 110 वोल्ट कर दिया तो पावर कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस मामले के लिए हमने रेजिस्टेंस तो निकाल दिया सर्किट का, अब रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। रेजिस्टेंस कितना निकाला, 484, तो अब पावर कितनी होगी, तो पावर विल बी इक्वल टू V²/R। वोल्टेज कम करने से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वोल्टेज इज 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना आपने निकाला, 484, ठीक है। तो 110 कितने टाइम जाएगा भाई, ये मेरे ख्याल से 484 से होगा, नहीं 110 इंटू 110 कितना होता है, 2 से काट देते हैं यार, तो ये हो जाता है 255 और जगह 2 2 2 4 2 2 तो दोबारा ये 55 और हो जाएगा 1 2 1, 11 से कटेगा 11 11 11 5 11 1 11 5 तो आपके सामने आपकी पावर आ गई है 25 वॉट्स। तो भाई पहले हमारा जो 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर था, अब 110 वोल्ट पे 4 गुना कम हो गई है, 25 वॉट पे आ गया। अंधाधुन जाके 50 वॉट मत कर देना कि वोल्टेज आधी हुई तो पावर भी आधी हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं है। P इज प्रोपोर्शनल टू V² है, तो वो अगर वोल्टेज आधी होती है तो यहाँ पर पावर 4 गुना कम होनी चाहिए, भूलना मत। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, ठीक है। चलो ये कर दिया हमने, और ये रहा आपके सामने चौथा सवाल जो आज आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, अलॉन्ग विद द थिंग विच आई आस्क्ड यू गाइस इन दी फर्स्ट ऑफ दिस सेशन। जाओ ढूंढो और बताओ कि भाई साहब आपको ये बाकी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए कि नहीं। तो नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क इन 3 2 1। सो विबल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट। आई होप आपको मेरी मेहनत और बाकी सारी टीम की मेहनत दिख रही है और आप सारे सेशंस को, सारे क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो। अगर कुछ और चाहिए होगा हमारे साइड से तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे भी हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई है, आपको बस हर दिन हमारे चैनल पे आ जाना है और सेशंस को देखते जाना है और इन्जॉय करते जाना है और पढ़ते जाना है। आई कैन गारंटी यू दिस वन थिंग कि अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलरली आते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, या तो आपके मार्क्स को इंप्रूव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दैट्स ऑल पीपल फॉर टुडे। प्रैक्टिस पेपर और सेशन नोट्स को लेना मत भूलना फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। जाइए, एंजॉय करिए और शेयर करिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।